हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद पार्ट 2 ऑफ रिवोल्ट 1857। कल हमने स्टार्ट किया था रिवोल्ट 1857। हमने मेन काजेस पढ़े और इंस्टेंट काज भी पढ़ा। तो आज की वीडियो में हम रिवोल्ट 1857 का टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे। तो आप आगे देखेंगे हम कि सिग्निफिकेंस क्या था इस रिवोल्ट का, फेलियर क्यों हुआ, इसका क्या वजह थी, लीडर्स कौन कौन से थे, तो सारा हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने कल देखा कि 10 मई को स्टार्ट हुआ था ये 1857 और स्टार्ट हुआ था ये मीरठ से। मीरठ 58 किलोमीटर था फ्रॉम दिल्ली। तो और एक्सटेंट क्या था रिवोल्ट का, कहाँ कहाँ फैल गया था ये। पूरे इंडिया में तो नहीं फैला था, बट पंजाब तक फैल गया था नॉर्थ में, साउथ में नर्मदा तक फैल गया था, जो नर्मदा रिवर है, ईस्ट में बिहार तक फैल गया था और वेस्ट में राजपूताना तक। दैट मीन्स कि पूरी कंट्री में नहीं फैला था, लेकिन हाँ छोटे एरिया में भी नहीं था, बहुत बड़ी एरिया में बहुत सारी स्टेट्स को इसने टच किया था। ठीक है, अब देखो, जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले यहाँ ट्रेड करने आए थे, सबको पता है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथ में ले ली और अपनी एक गवर्नमेंट भी सेटअप कर दी। तो आपको पता है कि अगर किसी की यहाँ पे गवर्नमेंट है और लोगों पे हुकूमत करना स्टार्ट करेगा, उसके लिए आर्मी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेटिव, हम बोलते हैं कि आपने पढ़ा होगा ये टर्म नेटिव सोल्जर्स। तो नेटिव होता है जो लोकल है, उनको रिक्रूट किया आर्मी में। ठीक है, और उसके बाद जब उनको लगा कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जुल्म हो रहा है, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो रहा है, सोशल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उनको लगा है, और उनको क्या लगा कि जो हमारा रिलीजन है वो दैट्स इन वेरी ग्रेव डेंजर। तो उनको लगा कि अब हद हो गई है, तो उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। तो इसीलिए अगर आप कहीं पे भी सिपाही म्यूटिनी की टर्म देखेंगे, वो हम रिलेट करते हैं 1857 इसके साथ, रिवोल्ट के साथ। ठीक है, तो जो फुट सोल्जर्स थे उनको हम इन्फेंट्री बोलते हैं, फुट सोल्जर्स को, उन्होंने ही रिवोल्ट किया। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि एनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये भी रूमर चल रहा था कि जो आर्मी है उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रहे हैं, और ये भी पता चला था कि जो व्हीट फ्लोर है, जो आटा है, उसमें बोन डस्ट मिलाया गया है। ठीक है, तो इसलिए सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं, क्योंकि सिपाहीज ने ही, सोल्जर्स ने ही, जो फुट सोल्जर्स थे उन्होंने ही स्टार्ट किया था रिवोल्ट। जो इंस्टेंट काज था, बहुत टाइम से तो नफरत हो थी दिलों में, हर एक जो सेक्शन था सोसाइटी का, उनको तो नफरत हो गई थी ब्रिटिशर्स की, बट जो इंस्टेंट काज है वो सोल्जर्स ने दिया, इसलिए हम इस वजह से इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इंसिडेंट्स हमने यहाँ पे सामने रखे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट। तो कुछ इंसिडेंट्स लिखे हैं कि कैसे सोल्जर्स ने स्टार्ट किया। पहली बात, 19th नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव मीन्स लोकल, इन्फेंट्री मीन्स फुट सोल्जर्स। तब तो ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था, तो फुट सोल्जर्स ये रिक्रूट किए थे इन्होंने, लोकल्स। ठीक है, 19th नेटिव इन्फेंट्री जो रेजिमेंट, 19th रेजिमेंट थी बहरमपुर में, क्या किया था, जब उनको एनफील्ड राइफल दी गई तो इन्होंने टोटली रिफ्यूज़ किया। इन्होंने बोला नहीं जी, हम नहीं चलाएंगे, बिकॉज इट इंटरफियर्स विद आवर रिलीजियस फेथ। ठीक है, तो उसका वजह था कि जो इन्होंने इनकार किया तो इनको पनिशमेंट मिल गई, इनको डिसमिस कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया। ठीक है, अब दूसरी इस पे आएंगे 34th इन्फेंट्री की। 34th जो रेजिमेंट थी उसमें एक सिपाही का नाम था मंगल पांडे। ठीक है, कभी आ सकता है कि मंगल पांडे किस इंसिडेंट के साथ रिलेटेड है। मंगल पांडे इज रिलेटेड टू 1857 रिवोल्ट। ठीक है, मंगल पांडे 34th इन्फेंट्री का था। उसने क्या किया, उसने फायर किया सर्जेंट मेयर को, जो उनके यूनिट का एक मेयर था, उसको बैरकपुर में उसने फायर किया उस पर। ठीक है, तो मंगल पांडे को क्या किया गया, 8 अप्रैल को उसको एग्जीक्यूट किया गया मंगल पांडे को। ठीक है, और उसकी रेजिमेंट को डिसबैंड किया गया। वैसे ही 7th अवध रेजिमेंट जो थी, उन्होंने भी बिल्कुल भी अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स नहीं माने, क्योंकि ये जो डिफाई कर रहे थे ना ऑर्डर्स, ये सारे नेटिव थे, जो लोकल्स थे आर्मी में, वही रिफ्यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं पे एक्सप्लॉयटेशन उन्हीं को हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने ही इनकार कर दिया। उसके बाद 3rd नेटिव इन्फेंट्री जो थी, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया जो ग्रीज्ड कार्ट्रिज है उनको एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमने पढ़ा जो ग्रीज्ड कार्ट्रिज थे वो क्यों नहीं मानते थे, क्योंकि वो
दांत से खोलनी पड़ती, मुंह से खोलना पड़ता था उनको, और उसमें ये रूमर था कि ये इसमें पिग फैट और काउ फैट मिला के है, ठीक है। तो मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी सोल्जर्स थे, तो उनके रिलीजियस फेथ पे असर हो रहा था, तो वो रिफ्यूज़ किए। तो इसकी वजह से 9 मई को उनको डिसमिस किया गया और उन सारे सोल्जर्स को इम्प्रिजन किया गया, ठीक है। जब उनको बंद किया गया तो हमने अभी पढ़ा जो रिवोल्ट 1857 है वो 10 मई से स्टार्ट हो रहा है। जब 9 मई को उनको डिसमिस किया गया और इम्प्रिजन किया गया, 10 मई को जो बाकी नेटिव सोल्जर्स थे उन्होंने उन अपने साथियों को रिलीज़ किया और अपने ऑफिसर्स को मारा। दे किल देयर ऑफिसर्स एंड सेट ऑफ फॉर दिल्ली। तो फिर मेरठ से वो दिल्ली की तरफ जाने लगे, ठीक है। तो मेरठ से कहाँ की तरफ जाने लगे? दिल्ली की तरफ। उसके बाद चॉइस ऑफ बहादुर शाह एज सिंबॉलिक हेड, इन्होंने बहादुर शाह जफ़र जो थे उसको क्यों बनाया हेड, ठीक है। जो बहादुर शाह जफ़र थे, ही वॉज एज्ड एंड पावरलेस। बहादुर शाह जफ़र वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ इंडिया। तो ये बहुत जो मुग़ल रूल था बहुत ज़्यादा समय चला था और बहुत ऑलमोस्ट इनने पूरा एम्पायर इकट्ठा किया था। तो एक अभी भी उनका एक चलना था और सब लोग रेस्पेक्ट करते थे और बोलते थे कि अगर यूनिटी हम में आएगी वो इसी मुग़ल रूल के अंदर, इसी मुग़ल बादशाह के अंदर आएगी। वो नो डाउट ही वॉज पावरलेस, उनका कोई उस टाइम पावरफुल किंगडम था नहीं, लेकिन फिर भी सो दैट दे कैन अचीव यूनिटी, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को सिंबॉलिक हेड बना दिया, ठीक है। पहले तो अभी सिपाही से स्टार्ट हो गई थी, सोल्जर से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिविलियंस ने ज्वाइन किया। सिविलियंस में कौन कौन किस किस ने ज्वाइन किया? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट a large number of different sections of society joined the revolt. फर्स्टली पीजेंट्री, आर्टिजन्स जो थे उन्होंने, शॉपकीपर्स जो थे उन्होंने, डे लेबरर्स जो मज़दूर थे उन्होंने, कुछ ज़मींदार्स ने भी, और जो रिलीजियस लीडर्स होते थे, प्रीस्ट्स होते थे उन्होंने भी, और कुछ सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने भी। क्योंकि हर एक सेक्शन को जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, तो हर एक के दिल में रिजेंटमेंट था, तो उन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन करके इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस यूजुअली यहाँ से भी आते हैं। जो हमने पढ़ा वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हुआ, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ से भी बनते थे कि किस जो रिवोल्ट के सेंटर्स बहुत ज़्यादा थे, डिफरेंट लोकेशंस पे थी, तो वहाँ डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट सेंटर्स जो रिवोल्ट सेंटर्स थे वहाँ पे लीडर्स कौन थे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे और ये भी हम जानेंगे कि ये जो लीडर्स थे ये क्यों उठे थे, ठीक है। दिल्ली में जनरल बख्त खान और दिल्ली में ही बहादुर शाह जफ़र भी थे, तो वो थे। कानपुर में नाना साहब थे, ठीक है। कानपुर में जो नाना साहब थे ये पेशवा बाजीराव के सेकंड के सन थे, और उसके मरने के बाद इनका जो नाना साहब का जो पेंशन था वो बंद किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। ब्रिटिशर्स ने इनको रिफ्यूज़ किया पेंशन देना, ठीक है। तो इसलिए इनको यही रिजेंटमेंट थी, तो वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। कानपुर में नाना साहब थे। लखनऊ में बेगम हज़रत महल थी। लखनऊ में जो थे वो बेगम हज़रत महल थी। हज़रत महल का जो ये इसका क्यों रिजेंटमेंट था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, ठीक है। क्योंकि हज़रत महल का जो बेटा था बर्जीस कादिर, उसको ब्रिटिशर्स ने वो मान ही नहीं रहे थे उसको रूलर अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रूल, ठीक है। जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा, जिसको मिस हो गया है वो देख सकता है पहला पार्ट फर्स्ट। बरेली में खान बहादुर, इसको भी ऐसे पेंशन का इशू था। और बिहार में कुंवर सिंह, जो कुंवर सिंह थे ये भी ओल्ड मैन ही थे, लेकिन इसकी जो सारी एस्टेट्स है, ज़मीनें हैं, वो ब्रिटिशर्स ने ली थी, ठीक है। ऐसे ही फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ये भी तो विडो थी गंगाधर राव की, और इसका एडॉप्टेड सन था। इसको भी डॉक्टर ऑफ लैब्स के द्वारा जो है वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। और भगत फट, ये भगतपुर भी हो सकता है लेकिन बुक में भगत फट लिखा है, वहाँ पे आप नाम रख सकते हैं याद शाह महल का। शाह महल जो था ये एक विलेजर था, इसी ने मोटिवेट किया था अपने विलेजेस में, प्रागानास में लोगों को कि आप क्या करो, ब्रिटिशर्स की जो भी निशानी है उसको अटैक करो, ठीक है, रिवोल्ट करो ब्रिटिश। तो इसको क्या किया, बोला जाता है कि इसको ब्रिटिशर्स ने मार दिया और इसका सर रखा लोगों को देखने के लिए, सो दैट वो हॉरिफाई हो जाए और वो ये रिवोल्ट है वो छोड़ दे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन से लीडर थे, ठीक है।
शाह महल अ लोकल विलेजर वॉज किल्ड बाय दुनलैप। दुनलैप एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उसने शाह महल को मारा था। तो द ब्रिटिश रेजिस्टेंस, अब हम देखेंगे जब सप्रेस, जो इन्होंने क्या किया रिवोल्ट में, इन्होंने देखा कि जो भी ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग थी जहाँ पे वो रहते उस पे अटैक किया, कुछ ऑफिसर्स को मारा, जो भी कुछ बना था इन उनका जो भी मशीनरी थी उस पे अटैक किया, तो पूरी तरह से उखाड़ वो डिस्ट्रक्ट करके रखा, ठीक है। उसके बाद जब ये रिवोल्ट सप्रेस इन्होंने किया, बहुत सारे अपने एक लाइन ऑफ ऑफिसर्स को भेजा, मिलिट्री ऑफिसर्स को भेजा, तो उनके थ्रू ही ये रिवोल्ट सप्रेस किया गया। तो अब हम देखेंगे, जो हमने देखा था रिवोल्ट के सेंटर्स जो थे, दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, वहाँ कहाँ पे और कौन से जो ब्रिटिश ऑफिसर आए थे और उसने सप्रेस किया था। दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलो बॉय आए थे, जॉन निकोलसन आए थे, लेफ्टिनेंट हुडसन आए थे, ठीक है। वैसे ही कानपुर में सर हुग व्हीलर आए थे, सर कॉलिन कैम्पबेल आए थे। लखनऊ में हेनरी लेवरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स ऑटरैम, सर कॉलिन कैम्पबेल आए थे। झांसी में सर हुगरोस, बनारस में कॉलोनियल जेम्स नील आए थे। तो अब हम देखेंगे कि ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, ठीक है, कॉजेस क्या थे फेल होने के। पहली बात, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। हमने देखा किस किस एरिया से ये था, तो पूरी कंट्री में नहीं फैला ये रिवोल्ट, ठीक है, तो हर कंट्री की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, हर एक क्लास ने ज्वाइन नहीं किया। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस ज्वाइन द रिवोल्ट, बट ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। फॉर एग्जांपल, जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स हमें मॉडर्न कर देंगे हमारी कंट्री को और फ़ायदा आएगा, तो उन्होंने नहीं किया। कुछ ज़मींदार जो ब्रिटिशर्स के फेवर में थे उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, तो ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। फॉर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, जो इंडियन पीपल थे उनके पास आर्म्स ही नहीं थे, उनके पास उतना सामान नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था कि वो रिवोल्ट कर सकते थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स थे। अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, ये रिवोल्ट इतने बड़े पैमाने में पहली बार हुआ था, तो इनको कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्होंने नहीं किया था। नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, एक्चुअली उनको पता ही नहीं था आगे हम क्या करेंगे, अगर इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया तो आगे क्या करेंगे, ठीक है। ये कुछ रीजंस हुए जिस वजह से ये फेल हो गया रिवोल्ट। हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें देखा गया। हिंदू मुस्लिम्स ने एक साथ मिलके काम किया, एक साथ मिलके रिवोल्ट किया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। कॉन्सिक्वेंसेस, अगर अब ये रिवोल्ट हुआ फिर उन्होंने सप्रेस भी करा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस फिर क्या हुआ लास्ट पे। 2 अगस्त 1858 ब्रिटिशर्स ने पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट, जिसको हम नाम देते हैं बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वहाँ पे बिल एक पास की बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से। तो उसके थ्रू क्या आया, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 जब आया, तो उसके थ्रू क्या आया, जो कंपनी का रूल है वो एबॉलिश हो गया, वो बंद कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर लिया। द डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वॉज एज्यूम्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड कंपनी रूल वॉज एबॉलिश्ड। तो अभी तक क्राउन का रूल नहीं होता था यहाँ पे इंडिया में, तो रिवोल्ट 1857 की वजह से जो कंपनी का रूल वो एबॉलिश कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंदर लिया इसको, ठीक है। दूसरी बात, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि अब इंडिया का जो ह्यूज नंबर था आर्मी में, तो वो खतरा ही दिखा ब्रिटिशर्स को। उन्होंने यूरोपियंस का रेशो इंक्रीज कर दिया, और ये और एक पॉलिसी बनाई कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई, अलग अलग राजपूत की अलग रेजिमेंट बनाई, सिख्स की अलग अलग रेजिमेंट बनाई, ठीक है। रेशियल हैट्रेड डीपनेड, तो जो इनको इन्फीरियर समझते थे वो अब उनको ज़्यादा ही इनके साथ नफरत होने लगी, और वो इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनको इन्फीरियर समझने लगे और खुद को सुपीरियर समझने लगे थे। तो अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या था रिवोल्ट का। इसमें दोनों के लिए सिग्निफिकेंस ही देख सकते हैं हम, एक तो ब्रिटिशर्स के लिए भी और इंडियन पीपल के लिए भी। शोड ऑफ द ग्लैरिंग शॉर्टकमिंग्स इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स आर्मी, तो ब्रिटिशर्स को पता चला कि कभी भी इंडियन जो है वो ऐसे ही रिवोल्ट कर सकते हैं, अगर ये बिल्कुल यूनिटी इनमें रही तो ये कभी भी हमें अपनी कंट्री से बाहर निकाल सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक्ट लाया ना 1858 का, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चेंज करी जो हम आगे देखेंगे। तो ये एक उनके लिए बेनिफिट हुआ।
और इंडियन का क्या हुआ, ब्रॉट इन द ओपन ग्रीवेंस ऑफ पीपल एंड द सेपॉइज विच वर सीन टू बी यूनियन। तो इसने ओपन में लाया, तो अभी तो अंदर ही था ना, ये रिजल्टमेंट अंदर था, लेकिन जब ये बाहर आया रिवोल्ट की सूरत में, तो सब लोगों को पता चला कि अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इनको हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट अपने आप को नहीं करने देंगे। तो ये एक सिग्निफिकेंस रहा, क्योंकि यूनिटी दिखी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखी, और फॉरेन पावर के खिलाफ लोगों ने, इंडियंस ने आवाज़ उठाई, और ये इन्होंने दिखाया ब्रिटिशर्स को कि अगर हम यूनिटी दिखाएंगे तो आपको के लिए ये खतरा बन सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट। और इसके बाद दिस रिवोल्ट 1857, इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। जो वीडी सावरकर थे, वीडी सावरकर का एक पर्सनालिटी थी, वो आपने नाम सुना होगा। वीडी सावरकर ने इस रिवोल्ट 1857 को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला, ठीक है। वीडी सावरकर कॉल्ड इट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो लॉरेंस एंड सीली थे, लॉरेंस एंड सीली ने इसको मियर सिपॉय म्यूटिनी बोला ये बाकी सिविलियन के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं था, ये सोल्जर्स की प्रॉब्लम थी, सोल्जर्स का रिवोल्ट, बट ऐसा है नहीं। लॉरेंस एंड सीली ने बोला इट वॉज मियर सिपॉय म्यूटिनी। और आरसी मजुमदार ने क्या बोला, आरसी मजुमदार ने बोला नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आप याद रखिएगा, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस रिवोल्ट 1857। आई होप कि आपको ये सारा जो इंसिडेंट है, ये जो रिवोल्ट है, ये समझ आया होगा कि क्यों हुआ, ऐसा कौन कौन से लोग थे इसमें, लीडर्स कौन कौन से थे। तो अगर किसी को कोई भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।